वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, लेजेंडरी मौसीकार वज़ीर अफजल तवील अलालत के बाद 7 सितंबर को 87 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए, मगर अब अपने फ़न की वजह से हमेशा चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पर काफ़ी बात होनी भी चाहिए। उनकी वफ़ात के हवाले से बात होनी चाहिए, इंतकाल के हवाले से बात भी होनी चाहिए, जो हम बात कर भी रहे होंगे। और फिर इस पर भी बात होनी चाहिए कि इतने बड़े हीरो को हम ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में सराहते क्यों नहीं रहे, हम जानते क्यों नहीं हैं। हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद आवाम की उनको क्यों नहीं जानती है। इस पर गुफ्तगू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ इस पर गुफ्तगू होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो ये पाकिस्तान में पता लगने में इतना टाइम क्यों लग गया कि इतना अजीम फ़नकार, इतना अजीम मौसीकार जो है इस दुनिया से चला गया। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ख़ास तौर पर बात करें, टीवी की भी बात करें, इतनी खूबसूरत, इतनी लाजवाल धुनें उन्होंने दी। अगर मैडम नूरजहां की बात करें, 100 से ज़ायद गाने उनकी धुनों पर मैडम नूरजहां ने गाए। वाकई में हम देखें तो शादियों पे अक्सर मेहंदी पे ख़ास तौर पर देखा जाए तो उन गानों के बगैर मेहंदी में तो वो फंक्शन आप कहते हैं कि अधूरा लगता है, वो तमाम गाने। और हम लोगों को नहीं पता होता कि ये गाने लिखे किसने। खैर, हम आज इनकी खुसूसी वज़ीर अफजल साहब की खुसूसी खिदमात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, शोबिज़ से इनका ताल्लुक़ है, ताहिर सरवर मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मीर साहब, बतौर मौसीकार वज़ीर अफजल का पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कामयाबी में कितना किरदार है? देखिए, वज़ीर अफजल साहब ने अपने करियर का आगाज़ तो पटियाला से किया था और फिर ये यहाँ लाहौर आए थे। चूना मंडी लाहौर में एक इलाका है शाही किले के सामने, ये कटरी वाक़या है। इसमें वज़ीर अफजल साहब के साथ और भी नाबगाए रोज़गार इस बस्ती से पैदा हुए। अगर उनकी वज़ीर अफजल साहब की ज़िंदगी पर फोकस किया जाए तो ये अवाइल से ही पहले म्यूज़िशियन के तौर पे वाबस्ता हुए थे। ये बुनियादी तौर पे सरोद बजाते थे जी। और इसके बाद इन्हें उस वक्त के मौसीकार आज़म मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब ने एक दिन सुना तो उन्हें मशवरा दिया कि तुम्हारा सरोद में तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है और अगर तुम मेडोलिन भी बजाओ तो तुम बहुत अच्छा बजा सकते हो। तो फिर मास्टर ग़ुलाम हैदर साहब वो मौसीकार थे जिन्होंने लता मंगेशकर साहिबा और उससे पहले मलका तरन्नुम नूरजहां को फिल्म में मुतारफ़ करवाया था और उन्होंने ही बाइफरकेशन की थी। और ये भी मास्टर ग़ुलाम हैदर या वज़ीर अफजल साहब गुरु नानक महाराज के साथी थे, जिन्हें भाई मर्दाना कहा जाता है, उनकी आल से थे ये दोनों वज़ीर अफजल साहब भी। अच्छा। तो उनका रहा है जी बहुत, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि उनके आपने उर्दू गीत भी बताए, उनके पंजाबी गीत भी बताए, उनकी गज़लें भी बताई। तो ये तवाज़ात मौसीकार थे और उन्होंने हर जॉनरा, देखिए ये जो मसरत नज़ीर साहिबा का आपने गीत सुनवाए हैं, ये फोक जो होता है, फोक अपना फोक बनाया, यानी फोक बनाना जो है आप यूं समझिए कि बहुत मुश्किल बात है। फोक का तो बानी या उसे बनाने वाला या उसे कंपोज करने वाला कोई एक नहीं होता, सारा जग होता है। लेकिन वज़ीर अफजल साहब ऐसे मौसीकार थे जिन्होंने फोक भी अपना बनाया। जैसे आपने सुनाया कि ये वाला गीत लौंग वाचा, इसी में वो था मत्थे ते चमकन वाल बिल्कुल, और आया लाड़िए। हाँ जी, ये सारे गीत जो हैं वज़ीर अफजल साहब के। और फिर खास बात ये कहने वाली ये है कि मसरत नज़ीर साहिबा तो एक्ट्रेस हैं, वो सिंगर नहीं है, वो शौकिया सिंगर थी, गाने का शौक था। तो उनसे गाने ऐसे गवा दिए कि जो यूनिवर्सल और ये हमारी रीत रवाज बन गए और फोक बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मीर साहब, वज़ीर अफजल साहब में बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। उनके काम को हम याद आज कर रहे हैं, कुछ नगमे हमने भी सुनाए ताकि लोग थोड़ा सा रिकॉल कर सकें कि ये जो नगमे, ये गाने उन्होंने सुन रखे हैं, इसके कंपोज़र कौन थे, इसके म्यूज़िक डायरेक्टर कौन थे, वो ताकि लोगों को ज़रा समझ आ जाए। अब हम बात करते हैं, जो पहले भी हम बात कर रहे थे कि
सरकारी सतह पर देख लिया जाए, इवन अवामी सतह पर देख लिया जाए, तो वो मकबूलियत नहीं मिलती है। अगर हम बात करें आज लोगों से तो कहते हैं जी कि मदन मोहन के साथ कंपैरिजन होता था, तो पाकिस्तानी मदन मोहन को तो जानते हैं लेकिन वजीर अफजल को नहीं जानते हैं। ये देखिए कितनी बदकिस्मती है कि हमें अपने हीरोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, उनकी खिदमात के गिर्द हाशिया खींचने के लिए मदन मोहन साहब का हवाला देना पड़ता है, या आर डी बर्मन कहना पड़ता है, या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहना पड़ता है। इसकी वजह ये है कि ये रियासती सतह पर, मुआशरती सतह पर, हुकूमती सतह पर कभी कोई पजीराई नहीं दी गई। हालांकि ये देखिए कि इसको अगर मैं फोकस करूं तो इस वक्त हमारे यहाँ हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, जिन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने में, अगर हम देखें, मैं तो उस वक्त भी सहाफ़ी था और सारे संगे बुनियाद पे भी हम गए, शौकत खानम भी, तो वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान और अताउल्लाह ईसा खेलवी जी, और ये हमारे दिलदार परवेज भट्टी मरहूम वो होते थे। और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इंडिया से भी फनकार आते थे लाहौर में, रेखा आई, सोनोवालिया आई, कबीर बेदी आए, विनोद खन्ना आए, फिर दलेर मेहदी आए, फिर आमिर खान आए। तो ये प्रूव्ड है कि पाकिस्तान के जो फनकार हैं उन्होंने वतन की तामीर में बहुत ज्यादा काम किया है, अदारे बनाए हैं और अपना खूने जिगर से ये सब कुछ सींचा है। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखिए कि वजीर अफजल साहब का इंतकाल हुआ है, फयाजुल हसन चौहान का रोज बयान आता है जी, और इसी तरह और भी एक हुकूमती नुमाइंदा वहां नहीं गया वजीर अफजल साहब के घर में जी। और फिर आप ये देखिए अवामी सतह पे आपने कहा, आज ये 92 टेलीविजन में आपके मॉर्निंग शो में उनका जिक्र हो रहा है, कहीं टिकर नहीं चले, किसी मेन स्ट्रीम टेलीविजन में उनका जिक्र नहीं हुआ। और फिर आप ये हुकूमत को तो छोड़िए, उनके साथ जो काम करने वाले सिंगर थे जी, अच्छे भले, मैं अब नाम लूंगा तो मेरे ताल्लुकात उनसे खराब होंगे, वो तक नहीं गए। फिल्म इंडस्ट्री हमेशा इस तरह करती है, और अच्छे भले सेहतमंद लोग, वैक्सीनेशनें करवाई हुई उन्होंने, कोरोना से महफूज लोग जो है वो वहाँ नहीं गए। और ये एक रवैया है हमारा मजमूई तौर पर, हुकूमत का कोई भी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं गए। और इनके बयान देखे रोज अखबारात में सजते हैं, मीर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। एक और अहम चीज हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज बता दीजिएगा कि जब मेहदी हसन खान साहब की बात हो रही होती है, उनकी हम तारीफ कर रहे होते हैं, या फिर बात हो रही होती है कि उनको दीगर जो बड़े सिंगर्स थे वो किस तरीके से रेट कर रहे होते थे, तो लता जी का एक कमेंट कि मेहदी साहब के गले में भगवान बोलता है, ये बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है और हमेशा हम कोट करते हैं इस चीज़ को। लेकिन जिस कॉम्पोजिशन पर यह कहा गया था, जो गाना था, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, वो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, आपने अपने इंट्रो में वो गाना सुनाया, हाय मेरी बारी छेती क्यों नहीं बोल रहा, ये मुझे वजीर अफजल साहब ने, मैं हाँ जी, ये अभी आपने इंट्रो में अपने गाना सुनाया ये, और वजीर अफजल साहब ने मुझे ये बताया था, और मेहदी हसन साहब ने भी इसकी तायद की थी। मैंने खुद उनसे पूछा था, पंजाबी गाना मेरी बारी छेती क्यों नहीं बोल रहा, ये लता मंगेशकर साहबा ने जब सुना, और मेहदी हसन साहब 80s में वहाँ बम्बई थे, तो उन्होंने कहा कि खान साहब आपकी मजमूई कारकर्दगी जो भी आपने गाया है वो सुर में गाया है, लेकिन ये जो गीत है मेरी बारी छेती क्यों नहीं बोल रहा, जिसके ट्यूनर और कंपोजर वजीर अफजल साहब थे, ये इस गाने में तो यूं लगता है कि जैसे श्री भगवान आप में औद कर रहे हो, आप अब वो बोल रहे हो। तो ये मयार था वजीर अफजल साहब का कि उन्होंने जो मेहदी हसन साहब से और भी मौसीकारों ने बहुत अच्छा गवाया है, लेकिन मेहदी हसन साहब का जो रेंज था उससे बहुत ही उम्दा इस्तेफादा किया है वजीर अफजल ने। और ये क्रेडिट वजीर अफजल का, अगर मेहदी हसन साहब को ये कहा गया कि उनके गले में भगवान बोलते हैं, तो बायस जो धुन थी, जो ट्यून थी, कंपोजिशन थी,
वो वजीर अफजल साहब ने बनाई थी। और मैं आपको अर्ज करूं, रैंडमली मुझे एक बात याद आ गई। जी। मलका तरन्नुम नूर जहां जब इंडिया के दौरे में थी, ये भी 80s का जमाना था, तो दलीप कुमार साहब ने उन्हें सवाल किया था कि जब आप तकसीम के बाद मलका तरन्नुम साहिबा आप चली गई, पाकिस्तान चली गई, और यहाँ तो आपसे गवाया जो है नौशाद साहब ने और दूसरे मौसीकारों ने, तो वहाँ सुना है कि हमने, ये दलीप कुमार साहब कह रहे हैं कि पंजाबी मौसीकारों ने बहुत ही नादर तशबीहात और इस्तारे नए इख्तरा किए। तो मलका तरन्नुम नूर जहां ने 2 उन्हें गाने इंटरव्यू में सुनाए थे, एक मौसीकार नजीर अली का था और दूसरा वजीर अफजल साहब का था, वो भी आपने अपने इंटरव्यू में सुनाया। जाजा आज तो मैं तेरी, तू मेरी, तू मेरा ढोलना। बस तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीर साहब, यहीं से हमें काबिलियत का पता लगता है और हमें अपने इन अनसंग हीरोज जो हैं, और बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अनसंग हीरोज़ हैं, इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का बने। अपने हीरोज़ को कम से कम याद रखें और आप जो धुनें सुनते रहते हैं, जो गाने भी सुनते रहते हैं, उनको कम से कम इतना ज़रूर देखें कि उस पर किस शख्स की कितनी मेहनत थी और उसको क्रेडिट कम से कम देना चाहिए। क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। किसी की भी खिदमत हो, कोई भी हम देख लें, किसी चीज़ में भी, किसी शुबे में भी, उसकी खिदमत को सराहना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़ासतौर पे शोबिस से रिलेटेड हम देखें तो हम अपने हीरोज़ को याद नहीं रखते हैं। हम मेहदी हसन खान साहब की बात करते हैं, जिनको पूरा पाकिस्तान आज भी गज़लें सुनता है, और उनके जो कब्र है उसका भी हमने तज़किरा किया था अपने प्रोग्राम के अंदर, और उनके साहबजादे से भी जब गुफ्तगू हुई थी तो वो भी बता रहे थे। तो रियासती सतह पर हम चाहते हैं कि होना चाहिए, ख़ासतौर पर जब बीमार पड़ जाते हैं, ये अस्पताल में थे तब भी सरपरस्ती हुकूमती होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ेंगे, कुछ सेहत के हवाले से बात करेंगे। सेहत के हवाले से हमने बात ये करने के बहुत सारे क्योंकि मसाइल से दो चार हैं हम लोग, और जी इजाफी चर्बी हो, इजाफी वज़न हो या मोटापा, अगर आप भी इन सारे मसाइल से दो चार हैं तो यकीनन परेशान भी होंगे। लेकिन अब वक्त आ गया कि आप इनसे अपनी जान छुड़ाएं। ये जानकर आपको अच्छा लगेगा कि भूखा रहने या कम खाए बगैर भी वज़न कम किया जा सकता है। बिल्कुल, ये कैसे कम किया जा सकता है, ये एक अच्छी बात है कि हमें पता हो कि सिर्फ भूखा नहीं रह लेना, आपने कीटो नहीं करते रहना कि जी कि आप बिल्कुल भूखे हैं और फिर वज़न कम करना है। मुख्तलिफ और तरीके भी हैं, अच्छी डाइट से भी किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत नासिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम तो यही सुनते हैं कि अगर आपने वज़न कम करना है तो सब कुछ खाना पीना छोड़ दो, सिर्फ आप पानी पे लग जाओ और ग्रीन टी पे लग जाओ, छोटा मोटा खाना शुरू करो तो आपका वज़न कम होगा। लेकिन क्या कोई और तरीका भी है, बेहतर खाकर भी वज़न कम किया जा सकता है? ये सबसे आउटडेटेड तरीका है कि हम खुद को भूखा रखना शुरू कर दें, हम स्टार्वेशन मोड पे चले जाएं और उससे वज़न कम, बिलाशुबा उससे वज़न कम हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे, जैसे कि खून की कमी, कैल्शियम की कमी। देखिए आप खाते हैं तो उसी से आप न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं। जो असल तरीका है, जो सही तरीका है वो है कि आप मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अब मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है कि डाइट के अंदर रोटी, चावल, दूध, फ्रूट सब कुछ हो, लेकिन एक तरीके के साथ हो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक्सेस से मुराद ये है, जैसे दूध की अभी मैंने बात की, दूध का 1 कप या 1 गिलास हम दूध का दिन में कम से कम ज़रूर पी लेना चाहिए। अब होता क्या है कि हम लोग दूध पत्तियाँ बना बना के पीते हैं। अब दूध पत्ती, एक बच्चा जब पैदा होता है पूरा साल दूध पे जिंदा रहता है, दूध में इतनी कैलोरीज हैं, मतलब जब आप उसमें पत्ती घोल देते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ ज़ाया हो गया, सिर्फ खोखली कैलोरीज। और ख़वातीन कहती हैं कि दूध पत्ती के बगैर तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। हम वैसे खुद को भूखा रख लेंगे लेकिन दूध पत्ती का इस्तेमाल नहीं छोड़ेंगे। फिर एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल। हमें लगता है कि हमने फ्रूट जूसेस पी लिए तो बस पता नहीं हमारी स्किन कितनी अच्छी हो जानी है और हमने खुद कितने पतले हो जाना है। बिल्कुल गलत है। देखिए जब आप फ्रूट जूस लेते हैं तो आप एक वक्त में कोई 4 या 5 फ्रूट की फ्रूट शुगर, फ्रुक्टोज जिसको कहते हैं, वो निचोड़ के एक ग्लास में डाल के वो पी जाते हैं। फाइबर सारा पीछे रह जाता है जिसने डाइजेशन को थोड़ा स्लो करना है। अब आपको थोड़ी देर बाद भूख लगती है जिससे आपको लगता है हमने तो बड़ा लाइट खाया हुआ है, लेकिन उसमें कैलोरीज फ्रूट से कहीं ज़्यादा है। आप एक वक्त में, एक ऑरेंजेस का सीजन आ रहा है, आप और मैं एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त चले भूख लगी है तो 3 ऑरेंज खा लेते हैं, लेकिन जब उसी के हम जूस बनाते हैं तो 4 या 5 या 6 ऑरेंजेस तो कहीं नहीं गए। अब कितनी कैलोरीज हैं जो हम निचोड़ के पी रहे हैं। तो ये सारे आउटडेटेड और ये सारे वो तरीके हैं जो कभी किसी ज़माने में इस्तेमाल होते थे। या जितना मर्जी जो मर्जी खा लो, उसके ऊपर से ग्रीन टी पी लो, कैलोरीज नहीं लगेंगी, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा,
हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप ऊपर से ग्रीन टी पी लेते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है। जब न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी तो खाना आपको कैलोरीज तो देगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा। आपने 200 कैलोरीज का सिर्फ बोझ उठाया है, वो खाना आपके किसी काम का नहीं है, वो खाना आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। बिल्कुल। अच्छा आयशा, जिस तरह से आप बता रही हैं, इस तरह से हम काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं, लोग प्लान को फॉलो भी कर लेते हैं, डाइट प्लान को, लेकिन सुस्ती कहाँ करते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा इसमें ज़रूरी होती है कि भाई आपने ये नहीं है कि आपने ये डाइट प्लान फॉलो कर लिया और बैठे रहे इसको देख मतलब लेके, और आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वजन आप सोचते हैं कि जी कम हो जाएगा। और एक्सरसाइज को हम सिर्फ जिम के साथ क्यों मुंसलिक कर देते हैं? 70% हमारी डाइट होती है, 30% हमारी एक्सरसाइज होती है। अब होता क्या है, सर्दी का मौसम है तो हमें लगता है सर्दी ज़्यादा है, हमने बिल्कुल वॉक नहीं करनी। गर्मी का मौसम है तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हमने बिल्कुल वॉक नहीं करनी। यही वजह है कि हम एक्सरसाइज को बिल्कुल जिम के साथ, कि जिम के 5000 देंगे तो हमने जाना है, वरना हमने नहीं जाना। और कई माशाल्लाह से लोग ऐसे भी होते हैं जो 5000 दे के या फीस जितनी भी है जिम की दे के वो फिर भी नहीं जाते। बेसिकली ये सिर्फ तबीयत की हमारी मेरी तरह के लोग ये सिर्फ तबीयत की सुस्ती होती है। और आप कभी भी डाइट पे या आप कभी भी सिर्फ एक्सरसाइज पे रिलाई नहीं कर सकते। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलनी है। आप एक पे जोर देते जाएंगे, आपने डाइट बहुत अच्छी कर रहे हैं, एक कुर्सी पे बैठने से कभी भी वजन तो अब क्या डाइट होनी चाहिए कि जो हम खाते भी रहें, हमें ये भी ना लगे कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, लेकिन हमारा वजन कम करने में भी मदद करे? नाश्ता आप 1 गिलास दूध का कर सकते हैं, उसके साथ 1 अंडा या 1 सेब या 1 आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, एक मुट्ठी में जितने नट्स आसानी से आते हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 से 1.5 घंटे के बाद ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। अगर कोई चाय का आदी है वो चाय पी सकते हैं, लेकिन दूध कम से कम होना चाहिए, जिसे सेपरेट टी कहते हैं। आपने कहवा कप में निकाला, ऊपर से गर्म दूध थोड़ा सा डाल दिया। 11-12 बजे के करीब एक फल का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 बजे दोपहर का खाना, 1 पाव कच्ची सब्जियां कम से कम होनी चाहिए। एक पाव कच्ची सब्जियां जिसका सलाद बना होगा, साथ में छोटी सी 7 इंचेस की रोटी। अगर आप जई की या जौ की रोटी खाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, या गंदम की रोटी भी खाई जा सकती है, मगर सफ़ेद आटे की रोटी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ 1 कप सालन, दाल और आलू मना है। दाल चम्मच से खाएंगे वेट लॉस कराएगी, दाल रोटी चावल के साथ खाएंगे वेट गेन कराएगी। हम बेसन की रोटी खाते हैं ना, बेसन किस चीज़ से बनता है? चने की दाल से। दाल तो खुद रोटी है, तो दाल के साथ रोटी नहीं खानी। शाम को 5 बजे के करीब आप फिर से 1 फल या 1 गिलास दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात का खाना दोपहर के खाने की तरह। और अगर कोई चावल लेना चाहता है तो आधी प्लेट सलाद से भर लेनी है, 1/4 प्लेट में चावल, 1/4 प्लेट में बिरयानी या पुलाव की बोटियाँ। प्लेट आंखों को भरी हुई नजर आएगी तो यहाँ बैठेगा हमने खाया है, वरना हम बार बार भरेंगे ये सोच के हमने कुछ नहीं खाया, हम थोड़ा सा और खा लें। और टीस्पून से खाया करें हमेशा। अच्छा टीस्पून से, ये वैसे आपने अच्छा आइडिया दिया कि टीस्पून से खाने में छोटा जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। आयशा, बहुत शुक्रिया आपका सॉफ्टवेयर पाकिस्तान का हिस्सा बनी। और आयशा ने कहा कि ठीक ठाक वैसे उन्होंने हमें डाइट प्लान दिया है कि ये अच्छी खासी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। और जो सबसे मुश्किल मरहला है ना वो सब्जियों वाला, ऊपर टॉपिंग्स कर लें कुछ आपके लिए, वो भी जो है ना आसान हो जाएगा। हम ऐसे ही करते हैं और कोई तरीका ही नहीं होता ना, वरना तो कि बच्चे तो बिल्कुल नहीं खा रहे होते और बड़े तो फिर कहते हैं कि छोड़ो हम कुछ और ही खा लेते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।